विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या दुनिया एक और अंतहीन मिडिल ईस्ट युद्ध की दलदल में धकेली जा रही है? क्या दुनिया एक बार फिर वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों और ओवल ऑफिस में बैठकर बुने जा रहे एक और खूनी, विनाशकारी और अंतहीन युद्ध के दलदल में धकेली जा रही है? या फिर ये अमेरिका फर्स्ट का ढोल पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपनी गिरती राजनीतिक शाख को बचाने और खुद को महाबली साबित करने के लिए खेला जा रहा है एक बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना आत्मघाती वैश्विक जुआ है। आज पूरे मिडिल ईस्ट के हालात इस नाजुक और खौफनाक मोड़ पर आकर टिक गए हैं कि वो केवल दो देशों के बीच ही सामान्य सैन्य तनातनी नहीं रह गई। ये इस बात का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुका है कि कैसे सुपर पावर होने के नशे में धुत एक देश अपनी दादागिरी, भू राजनीतिक स्वार्थों और तेल के कुओं पर अपनी एक तरफा कब्जे की हवस को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया की शांति, मानवता और अर्थव्यवस्था को एक ही झटके में बारूद के ढेर पर बिठाने के लिए हमेशा आमदा रहता है। वॉशिंगटन का कूटनीतिक नाटक और मिसाइलों का बटन का आखिर वॉशिंगटन का कूटनीतिक नाटक और मिसाइलों का जो बटन है उसका सिलसिला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल इस पूरी खबर और अचानक भड़की इस आग का सबसे घिनौना और शर्मनाक पहलू ये है कि मामला सिर्फ इतना भर नहीं रह गया कि किसने किस पर कितनी मिसाइल दागी, किस देश ने हवा में मिसाइल को मार गिराया या फिर नहीं गिराया, ये बेतुका दावा ठोका इस पर नहीं रह चुका। असली और पर्दे के पीछे की खौफनाक कहानी तो ये है कि वॉशिंगटन के जगमगाते शीश महल में कूटनीति, बातचीत और शांति समझौतों का एक बेहद घटिया, दो मुहा और शर्मनाक नाटक रचा जा रहा था। ठीक उसी वक्त जब अमेरिकी राजनीतिक मीडिया के सामने शांति की झूठी बातें कर रहे थे, पर्दे के पीछे वॉशिंगटन के जनरलों द्वारा विध्वंसकारी मिसाइलों के बटन दबाए जा रहे थे। कि वॉशिंगटन का पुराना और आजमाया हुआ घटिया पैंतरा है कि दुनिया की आंखों में शांति का धूल झोंको और नीचे नीचे बमबारी करके पूरे इलाके को तबाही की आग में धकेल दे। अब पेंटागन को तबाही के आदेश मिल चुके हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में टीवी कैमरों के आगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों के सामने आकर बड़ी मासूमियत से ये सफेद झूठ बोलते हैं कि ईरान के साथ हमारी बहुत ही अच्छी और रचनात्मक, सकारात्मक और ऐतिहासिक बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई बड़ा समझौता हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कैमरे बंद होते हैं, पेंटागन के जनरलों को वॉशिंगटन से गुप्त और सख्त फरमान जारी कर दिया जाता है कि ईरान और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को या फिर सामरिक ठिकानों पर आज भी आती है तो वापस आप वार कीजिए और अंधेरी रात में भारी भरकम बमबारी पर इतनी भीषण बारिश कर दीजिए कि वहां की जमीन कांप उठे। ये तो कथनी और करनी का भयानक अंतर है। वहीं अमेरिका की असली पहचान है और यही इस पूरे मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा मुख्य कारण भी है। अब जो जॉर्डन में हमलों का जो बहाना और जो छवि का ढोंग जॉर्डन में कर रहा है उसका भी बात कर लेते हैं। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए तथाकथित मिसाइल हमले में ट्रंप प्रशासन को ये मनचाहा बन बनाया या बहाना सोने की थाली में सजाकर दे दिया गया कि जिसकी तलाश में वो पिछले कई हफ्तों से दर दर भटक रहे थे। इस कथित हमले की आड़ में लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी ढहती घरेलू राजनीति, गिरती लोकप्रियता और अमेरिका के भीतर उठ रहे तीखे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए खुद को एक निर्भीक, आक्रामक और राष्ट्रपति के रूप में पेश करने का घटिया ढोंग रच रही है। अमेरिकी शासन हमेशा से ही अपने सैनिकों को युद्ध के मुहाने पर बलि का बकरा बनाकर भेजता है और फिर उन पर हुए हमलों की आड़ में दूसरे संप्रभु देशों की सीमाओं में घुसकर तबाही मचाने का एक फर्जी नैतिक अधिकार हासिल करने की कोशिश करता है। अब इस कड़वी और ऐतिहासिक हकीकत का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। तो ये है कि अमेरिका खुद को पूरी दुनिया के सामने हमेशा से शांति का मसीहा, लोकतंत्र का रक्षक और न्याय का इकलौता दूत बनाकर पेश करता आया है। लेकिन सच ये है कि जहां जहां अमेरिका के कदम पड़े वहां सिर्फ तबाही, खून खराबा, भुखमरी और कंगाली ही आई है। अमेरिका दुनिया के हर उस कोने में जानबूझकर आग भड़का रहा है जहां तेल की अकूत संपदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ और भू राजनीतिक वर्चस्व का गंदा खेल टिका हुआ है। वॉशिंगटन का पूरा आर्थिक और सैन्य ढांचा है दुनिया भर में युद्ध करवाकर, हथियार बेचकर और दूसरे देशों के संसाधनों को लूटकर फैलने या फूलने पर टिका हुआ है।
इसीलिए अमेरिका के मुंह से शांति शब्द सुनना किसी बहुत बड़े मजाक जैसा लगता है। इस पूरी घटना की अगर गहराई से जमीनी सच्चाई और नियत को समझा जाए तो इसका निचोड़ बस इतना ही है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का त्रिकोण और आक्रामक गठजोड़ ईरान को शांति और कूटनीति की मीठी चाशनी में डुबोकर उसे पहले झूठे युद्ध विराम से बहला फुसलाकर उसकी सतर्कता को कम करना चाहता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बुना जा रहा है। इन तीनों ही देशों का केवल एक ही साझा मकसद है, मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और उसके रणनीतिक प्रभाव को किसी भी तरह कुचल देना, भले ही इसके लिए पूरे मिडिल ईस्ट के लाखों बेकसूर नागरिकों को युद्ध की आग में ही क्यों ना झोंकना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का दिन रात मीडिया में शांति समझौते और बातचीत का जाप करना बिल्कुल वैसा ही दृश्य है पेश करता है जैसे मुंह में राम बगल में छुरी या फिर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक तरफ जिनके विशेष या उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर गुप्त ठिकानों पर ईरानी अधिकारियों के साथ शांति का झांसा देने के लिए कूटनीतिक मेज पर बैठते हैं और समय बिताते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और पेंटागन के अत्याधुनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान रातों रात ईरान की संप्रभु सीमाओं को लांघकर तबाही के खौफनाक मंजर लिख रहे होते हैं। ये दो मुआ रवैया केवल अमेरिका की कूटनीतिक विफलता नहीं बल्कि उसकी नीयत में छिपे खोट को सरेआम बेनकाब करता है। अब आखिर ये किस किस्म का तथाकथित युद्ध विराम या फिर विराम था जो महज कुछ घंटों की मोहलत में ही थू थू कर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों का ये जो बेहद बेतुका, घटिया और बुनियादी तर्क है कि उसने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हुए हमलों का कड़ा बदला लेने के लिए ये नई एयर स्ट्राइक शुरू की है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये कौन सा घटिया अंतर्राष्ट्रीय तर्क है कि आप अपने सैन्य वर्चस्व को बना रखने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दें और फिर जब वहां से कोई प्रतिक्रिया आए तो दुनिया के सामने खुद को मासूम, पीड़ित और लाचार बताने का घिनौना नाटक करने लगे। ईरान ने भी इस बार ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की इस गुंडागर्दी के सामने चुपचाप झुकने वाला नहीं। जब ईरान ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए जॉर्डन की स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई बेहद सटीक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में अचानक भयानक हड़कंप मच गया। अमेरिकी व्हाइट हाउस और पेंटागन में आधी रात को आपातकालीन बैठकें बुलानी पड़ी और उनके तमाम कूटनीतिक दावे और शांति का ढोंग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गया। पेंटागन भले ही बेशर्मी और चालाकी से अपने आधिकारिक बयानों में यह रटा रटाया और घिसा पिटा दावा बार बार दोहराता है कि उसने आने वाले सभी ईरानी मिसाइलों को हवा में ही सफलतापूर्वक मार गिराया और हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया, लेकिन जिस बदहवासी, हड़बड़ाहट और बौखलाहट में अमेरिका ने आनन फानन में दोबारा ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू की, वो चीख चीख कर बयां कर रही है कि एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से ज्यादा और कुछ नहीं। अमेरिका के अहंकार पर चोट पहुंची थी और उसी तिलमिलाहट में उसने बिना सोचे समझे दोबारा बम बरसाने का आदेश दे दिया। अब अमेरिकी अहंकार और दूसरों की संप्रभुता का हनन देख लीजिए। वॉशिंगटन के सत्ता में बैठे इन बेहद अहंकारी और साम्राज्यवादी हुक्मरानों को ये बात अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले गुरूर के कारण कतई बर्दाश्त नहीं होती कि दुनिया का कोई विदेश, चाहे वो कितना भी स्वाभिमानी क्यों ना हो, उनके सामने आंख उठाकर देखने या फिर उनकी धमकियों का जवाब देने की जरूरत करे। अमेरिका का ये मानना है कि उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी देश की सीमाओं का उल्लंघन करके बम गिराने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई देश अपनी रक्षा के लिए एक गोली भी चला दे तो वॉशिंगटन उसे आतंकवाद और अचानक किया गया हमला करार देकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुनहगार साबित कर देता है। अब इस अमेरिकी साम्राज्यवादी और हमलावर नीतियां सिर्फ ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने खाड़ी सहयोगी सऊदी अरब के साथ गुप्त साठगांठ करके इराक की स्वच्छ सरजमी पर भी भारी बमबारी का खौफनाक तांडव रचाया। मंगलवार की देर रात अमेरिका और सऊदी अरब वायु सेना की ने मिलकर पूर्वी इराक में बने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कई लॉजिस्टिक केंद्रों, गोदामों और सुरक्षा ठिकानों को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया।
इस भयानक हमले में कम से कम 20 से अधिक बेकसूर इराकी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के चिथड़े उड़ गए और पूरा इलाका मलबे और धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। इस संयुक्त सैन्य नरसंहार को अंजाम देने के बाद अमेरिका बेहद बेशर्मी से इसके पीछे ये बौखलाया हुआ या खोखला और फर्जी तर्क गढ़ता रहा कि वो अब सब सऊदी अपने और सऊदी अरब के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुहावरे का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष और घिनौना उदाहरण आधुनिक इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। आप खुद सोचिए कि आप खुद दूसरे देश की जमीन पर अवैध कब्जे करके बैठे हैं, वहां बम गिरा रहे हैं और जब वहां के स्थानीय समूह अपनी जमीन से आपको खदेड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें ही हमलावर बताकर उनकी हत्या करने लगते हैं। अब क्या दुनिया पर राज करना अमेरिका का जन्मसिद्ध अधिकार है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, यहाँ पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों के सामने एक बहुत बड़ा और छुपता हुआ सवाल ये उठता है और है कि क्या दुनिया के उसके दूसरे तमाम संप्रभु और स्वतंत्र देशों की जमीनों को अपनी निजी जंग का अखाड़ा बना देना वाशिंगटन का कोई जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन और उसकी सुरक्षा परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अमेरिका की इस सरेआम गुंडागर्दी के सामने आखिरकार कब तक असहाय, लाचार और मूक दर्शक बनी रहेंगी? अमेरिका जब चाहता है, जिस देश पर चाहता है, प्रतिबंध मर देता है और वहां अपने फाइटर जेट्स भेजकर बमबारी शुरू करवा देता है, मानो पूरी दुनिया उसकी अपनी निजी संपत्ति हो। व्हाइट हाउस के बंद और बेहद गोपनीय कमरों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 90 मिनट तक जो खूंखार कूटनीतिक खिचड़ी पकी, उसका जहरीला, खूनी और विध्वंसक नतीजा पूरे मिडिल ईस्ट से आसमान में बारूद के धुएं के साफ दिखाई दे सकता है। नेतन्याहू का ये वॉशिंगटन दौरा सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े सैन्य अभियान और तबाही की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए बुना गया एक रणनीतिक जाल था, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में झोंकना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारी भरकम लाल लश्कर और उड़ानों से वॉशिंगटन पहुंचे इसीलिए थे क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के कानों में ईरान के खिलाफ नफरत, खौफ और आक्रामकता का जहर घोल सके। नेतन्याहू जानते हैं कि इजरायल अकेले दम पर ईरान की विशाल सैन्य ताकत और उसके रणनीतिक आधार पर मुकाबला लंबे समय तक नहीं कर सकता, इसीलिए वो अमेरिकी सेना, अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे और पेंटागन की विशाल मिसाइल ताकत का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्रीय विरोधियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करवाने की बेहद चालाक और उकसाने वाली कूटनीति पर काम कर रहे हैं। अब इजरायल एजेंडा दुनिया भर की मीडिया को गुमराह करने और एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश का नाटक रचने के लिए व्हाइट हाउस की उस बैठक में बातचीत, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य हमले जैसे 3 तथाकथित विकल्पों का कागजी दिखावा तो शुरू कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से वही खूनी खेल खेला जा रहा है जो इजरायल और उसकी चरमपंथी सरकार शुरू से ही चाहती थी। 3 विकल्पों की ये चर्चा केवल एक ढकोसला थी ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि अमेरिका ने युद्ध से पहले सभी रास्तों पर विचार किया था, जबकि असलियत में सैन्य हमलों का फैसला उस बैठक में शुरू होने से पहले ही लिया जा चुका था। अब अमेरिकी विदेश नीति कड़वा सच तो ये है कि आज अमेरिका की पूरी विदेश नीति और उसकी सेना की दिशा खुद वाशिंगटन के या वाशिंगटन से तय नहीं हो रही, बल्कि ये पूरी तरह से इजरायली आक्रामक एजेंडे और तेल अवीव में बैठे कट्टरपंथी हुक्मरानों के इशारों पर एक कठपुतली की तरह नाच रही है। अमेरिका का ये अंधा समर्थन कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऐतिहासिक सभ्यता, शांति और करोड़ों मासूम लोगों के भविष्य को कभी न खत्म होने वाली तबाही और नरसंहार के गर्त में धकेल रहा है, जिसका खामियाजा पूरे विश्व के कई दशकों तक भुगतना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए बड़ी गंभीरता से ये चिंता जताते हैं कि अगर यह युद्ध थोड़ा भी लंबा खिंचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे।
ट्रंप का ये आर्थिक प्रेम और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता पूरी तरह से एक राजनीतिक नौटंकी है, क्योंकि जो नेता वास्तव में दुनिया की आर्थिक स्थिरता की चिंता करता वो आधी रात को दूसरे देशों पर बम गिराने के आदेश जारी नहीं करता। ट्रंप की ये दोहरी चाल और नौटंकी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले खुद ही पूरे मोहल्ले में अपने हाथों से आग लगा दी और फिर जब लपटें उठने लगी तो दमकल की गाड़ी लेकर पानी छिड़कने का नाटक करने के लिए पहुंच गए। यदि ट्रंप प्रशासन को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आम जनता की जेब की जरा सी भी फिक्र होती तो वो युद्ध को बढ़ावा देने वाली अपनी इन आक्रामक नीतियों पर तुरंत लगाम लगाते और अपनी सेनाओं को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाने का काम करते, ना कि एयर स्ट्राइक का काम करते। इस पूरे युद्ध के खेल के पीछे का सबसे गंदा सच ये है कि अमेरिका का विशाल राष्ट्रीय उद्योग कॉम्प्लेक्स यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अमेरिका की मुनाफाखोरी तेल कंपनियां इस तबाही से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने में जुटी हुई। जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तब तब अमेरिकी हथियार निर्माताओं के शेयर आसमान छूने लगते हैं और खाड़ी के देशों को अरबों डॉलर के नए हथियार बेचने का रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में बहता इंसानी खून और बारूद का धुआं केवल उनके शेयर बाजारों के मुनाफे और डॉलर की मजबूती का एक जरिया मात्र है और कुछ नहीं। अमेरिकी गुंडागर्दी, कूटनीति, शांति और मानवाधिकारों के नाम पर ईरान का आर्थिक गला घोटने की जो बेहद नीच और अमानवीय नीति अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपना रहे हैं वो किसी खुली अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी से कम नहीं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपनी विशाल नौसेना तैनात करके समुद्री नाकाबंदी को कड़ा करना, ईरान के तेल टैंकरों को जबरन जब्त करना और ईरान के साथ एक बेहद और एक नए आर्थिक प्रतिबंध थोपना दरअसल ईरान को जानबूझकर एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ भड़काने की कोशिश करी जा रही है। उकसावे का जो खेल चल रहा है और फर्जी लाइसेंस की जो प्राप्ति है उस पर भी देख लीजिए। जब आप किसी स्वाभिमानी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह करेंगे, उसकी आय के सभी जायज और कानूनी संसाधनों या साधनों को जबरन बंद कर देंगे और उसकी जनता को भुखमरी के कगार पर धकेल देंगे तो वो देश अपनी राष्ट्र सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पलटवार तो करेगा ही। इसके बाद अमेरिका उसी जायज पलटवार का ढोल पूरी दुनिया के मीडिया के सामने पीटकर और ईरान को आक्रामक साबित कर फिर उस पर और ज्यादा मिसाइल और बम गिराने की फर्जी नैतिक लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हासिल करने का घटिया खेल खेलता है। व्हाइट हाउस की उस गोपनीय बैठक के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने सीरिया का नक्शा फैलाकर बेहद चालाकी से साबित कर दिया या कोशिश करी कि सीरिया में तुर्की का प्रभाव बढ़ रहा है और इजरायल को अपनी सुरक्षा के लिए सीरियाई जमीन पर अपने सैन्य अवैध कब्जों को जारी रखना होगा। यह अमेरिका की उस दोगली नीति का जीता जाता प्रमाण है कि जहां वो अपने चहेते सहयोगियों द्वारा दूसरे देशों की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे की सुरक्षा की मजबूरी का नाम देकर खुलेआम बढ़ावा देता है और कानूनी मान्यता प्रदान करता है, लेकिन अगर वही चीज ईरान कर ले तो उसे प्रॉक्सी नेटवर्क को समर्थन देना कहा जाता है। सीरिया जैसे कई सालों से युद्ध की हालात या त्रासदी झेल रहे देश में शांति, बहाली, स्थिरता लाने के बजाय वहां के आतंकवादी और जिहादी खतरों का बहाना बनाकर उस पूरे इलाके को हमेशा के लिए अस्थिर, विभाजित और सैनिक रूप से कमजोर बनाए रखना ही अमेरिका और इजरायल की असली दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति रही। क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट के देश आपस में लड़ते रहेंगे और अस्थिर रहेंगे तब तक अमेरिका की चौधराहट, उसके हथियारों की बिक्री और उसके सैन्य अड्डों की मौजूदगी उस पूरे क्षेत्र में बिना किसी बड़े विरोध के आसानी से कायम रहेगी। अब ये जो परमाणु अपसार का खोखला ढोंग और दोहरा मापदंड है उसका भी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के साथ अमेरिकी परमाणु समझौते की जो बैक चैनल खबरें अमेरिका के इस घिनौने, शर्मनाक और दोहरे मापदंड को पूरी तरह बेनकाब करती है। एक तरफ ईरान को पूरी तरह सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चल रहे शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के पेट में भयानक मरोड़ उठते हैं और वह उस पर दुनिया भर के सख्त प्रतिबंध मढ़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने चहेते खाड़ी देशों और निरंकुश शासकों को परमाणु तकनीक, संवर्धित ईंधन और रिएक्टर की चाबियां शर्त सौंपने के लिए बैक चैनल सौदेबाजी में व्यस्त हो जाते हैं।
अब ये अमेरिका का जो बेहद खुदगर्ज, मक्कार और अहंकारी चेहरा है, या जहां नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, गैर मौजूदगी या गैर परमाणु अवसार, एनपीटी और मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें केवल विरोधी और स्वतंत्र सोच रखने वाले देशों को कुचलने और उन पर दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब बात खुद की, उसके अपने सैन्य स्वाभिमान की या उसके सबसे प्यारे पिछलगू देशों की आती है, तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून और मानवाधिकार रद्दी के एक मामूली टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते। बेंजामिन नेतन्याहू का मीडिया के सामने आकर ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकना और शेखी बगाड़ना कि इजरायल अगले 10 सालों में अमेरिकी सैन्य सहायता और खैरात पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देगा और अमेरिकी F-35 की जगह खुद का अगली पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट बनाएगा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक इस्तेफुगा और झूठ और छलावा है। हकीकत तो यह है कि बिना अमेरिकी रक्षा डॉलर, मुफ्त अधिकारों के, हथियारों के अंतहीन जखीरे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मिलने वाली अमेरिकी वीटो पावर की बैसाखियों में इजरायल की साम्राज्यवादी नीतियां और उसकी सेना के एक हफ्ते भी दुनिया में नक्शे में टिक नहीं पाएंगी। अमेरिका जानबूझकर इजरायल को मिडल ईस्ट के बीचों बीच अपना एक ऐसे दांतों तक हथियार बंद सैन्य अड्डे और मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे या उसके जरिए ये पूरे अरब जगत और तेल उत्पादक देशों में अपना एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक दबाव हमेशा बनाए रख सके। इजरायल की आक्रामकता को अमेरिकी शय मिलना केवल इजरायल का व्यक्तिगत खतरा नहीं, बल्कि वाशिंगटन की उस बड़ी ग्लोबल रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत मिडल ईस्ट के विशाल तेल और गैस संसाधनों पर अपनी चौधराहट हमेशा के लिए बिना किसी रुकावट के कायम रखना चाहता है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल भी लाजमी है। अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों और उसकी अंधाधुंध एयर स्ट्राइक और वाशिंगटन के बेलगाम सैन्य अहंकार ने आज पूरे मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता को एक बहुत बड़े, खौफनाक और विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सैन्य सलाहकार ये सोचते हैं कि वो दुनिया के स्वाभिमानी देशों को रोजाना बम बरसाकर, आर्थिक रूप से अपंग बनाकर या धमकियां देकर हमेशा के लिए कदमों को झुका लेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होने वाली है। अगर ये युद्ध की चिंगारी एक बार फिर बढ़कर पूर्णकालिक महायुद्ध में तब्दील हो गई, तो इसकी तबाही की लपटें सिर्फ तेहरान, बगदाद या मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सीमाओं को पार करते हुए पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को, शांति को हमेशा के लिए सुहाग कर देंगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना, तमाम खबरों के लिए बने रहिए लेट के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।